हेलो बच्चा लोग, क्या हाल। हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है, क्या कर रहे हो? समोसा खा रहे हो? समोसा खा रहे हो, क्यों? खाना नहीं मिला? तो फिर समोसा क्यों खा रहे हो? खाना खाया करो, अच्छी चीज़ें खाया करो। कब एग्ज़ाम? एक सप्ताह बाद मतलब डेट बता दो ना। आज संडे, संडे को है क्या एग्ज़ाम? संडे को 28 को है ना? मतलब हमारे पास एक क्लास और है, राइट, आज के अलावा, है ना? देखो, आज मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, पता है आपको? कोशिश यही है कि मुझे पता चला कल कि आपका चैप्टर आ रहा है, सेकंड चैप्टर। तो 2 घंटे की थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज किया ना इस वजह से आपका। 2 घंटे की क्लास लेकर आपका जितना हो सके स्कूल लेवल पे ख़त्म करेंगे। जो स्कूल लेवल के बाहर का मेरे स्लाइड्स उसको छोड़ देंगे, ठीक है? ओके। कोशिश करते हैं 2 घंटे में आज ही जितना हो सके हो जाए। बचा कुछ अगले संडे को हो जाएगा। ओके बेटा। चलो, शुरुआत कर रहा हूँ फिर। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसका मेरे पास कोई उपाय बचेगा नहीं, ठीक है? चलो, तो चैप्टर का नाम क्या है अपना? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके। तो फोर्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पुल और पुल और पुश, राइट। जैसे यहाँ पे पुल कर रहा किया जा रहा है इस गधे को, और यहाँ पे इस गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है ना? समझ में आई बात? और इस चैप्टर में की शुरुआत में आप लोगों के लिए मेरी एक विश है, मे द फोर्स बी विथ यू। ओके बेटा? ये वो वाला फोर्स नहीं है जिसके बारे में मूवी बनी थी, ठीक है? उस फोर्स का इस फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। ओके बेटा? है ना? चलो, आगे बढ़े। चलो, तो मोशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। मोशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में। क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। डेफिनेशंस पढ़ी थी सारी, याद है सारी? मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन वगैरह जो भी था, है ना? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन जानते हैं, सॉरी मोशन जानते हैं। उसमें एक्सेलेरेशन देखा था हमने, एक्सेलेरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, क्लियर है सबको? फिर न्यूटन अंकल ने इक्वेशंस बताई थी, वो भी क्लियर है। ग्राफ भी देख लिया था और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी देख लिया था, है ना? तो पिछला चैप्टर मतलब कंप्लीट हो चुका था, कुछ बचा नहीं था उसमें, है ना? ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज फोर्स अभी बात करें। क्या लिखा था डेफिनेशन? पुल और पुश। लेकिन ये लिखोगे ना एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? कभी नहीं मिलेगा। क्या लिखोगे? अ पुल और अ पुश दैट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। हाँ, हाँ। स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है? अभी खत्म नहीं करी डेफिनेशन। अब फोर्स में ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज, है ना? कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हाट इज फोर्स में ये डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है? यहां से शुरू करेंगे। अ पुल और अ पुश दैट चेंजेस, और नहीं है दैट, अच्छा, सॉरी, ये नीचे से ऊपर लिखा था ना, और सही था वहां पे। दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स में ऑल्सो चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, ठीक है? लिख लिया डेफिनेशन। आगे बढ़े, प्लीज वेट। ओके।
डन। हो गया। आपको बताना इसमें से कौन सा फोर्स पुश है, कौन सा फोर्स पुल है, ठीक है। बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट्स अप पुल। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इट कैन बी बोथ पुल और पुश, है ना। अगर दो लाइक चार्ज हैं तो पुश, अपोजिट चार्ज है तो पुल। ओके बेटा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल पुल कर पुश करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पुल करते हैं। ओके। फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन रोप, स्ट्रिंग और रोप, रस्सी से या फिर स्ट्रिंग से, धागे से फोर्स लगाओगे तो कैसा होगा, पुश होगा कि पुल होगा? धागा बांध के धक्का लगा सकते हो क्या? फोर्स प्रेसिंग अ सरफेस, बाय डेफिनेशन प्रेस का मतलब पुश है। ओके। फ्रिक्शन, हाय राम, हाय राम। फ्रिक्शन, ये ना पुल है ना पुश है। फ्रिक्शन इन इटसेल्फ निदर, ये ना तो पुल है ना पुश है। क्यों? क्योंकि कैसे होता है, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, है ना। मतलब फ्लोर अगर फ्लोर इसको पुश करेगा तो ऊपर जाएगा, पुल करेगा तो नीचे फोर्स लगाएगा। ये साइड वाइज फोर्स लगा रहा है ना। तो ये ना पुश है ना पुल है, तो फिर सर फोर्स कैसे, है ना। मतलब या तो सर ये फोर्स नहीं है या फिर आपकी फोर्स की डेफिनेशन गलत है। देखो भाई, आपको जो बड़े लेवल पे दिख रहा है उसमें ना पुश दिख रहा है ना पुल दिख रहा है, बट अगर आप अंदर देखोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे तो उसमें क्या हो रहा है? हम्म उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, उन्हीं का रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है फ्रिक्शन। ओके बेटा। ओके। सो फ्रिक्शन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ना उसको पुश कहा जा सकता है ना पुल कहा जा सकता है, बट जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो ये पुश और पुल दोनों दोनों के फोर्सेस का, दोनों तरीके के फोर्सेस का रिजल्टेंट है। ओके बेटा। आगे बढ़े फिर। अब बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। फंडामेंटल फोर्सेस जानते हो आप लोग कौन कौन से हैं? हम्म हम्म जानते हो? नहीं जानते? देखो, दुनिया में सिर्फ चार ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो सर ग्रेविटेशनल है। इसके बाद कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ध्यान दीजिए, एक ही फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। बहुत बाद में समझ में आएगा ये कि दोनों एक ही चीज़ क्यों है, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बेटा। और कौन सा है? हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। क्योंकि न्यूक्लियस में सोचिए सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। है ना, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है ना।
आपके न्यूक्लियस के अंदर, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर बंद है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपस में सारे चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। ओके बेटा। एंड देन देयर आर वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, दीज फोर्सेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा बट फिर भी बता देता हूँ, रेस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। कुछ पार्टिकल्स अपने न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं कभी कभार, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं उसको, उसमें एक तरीके का पार्टिकल है बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, उसको हम लोग, उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, ओके। वैसे इनको डिटेल में पढ़ने के लिए पीएचडी भी काफ़ी नहीं है, पीएचडी के बाद रिसर्च भी आपको इसी फील्ड में करना पड़ेगा, तब जाके 6-7 साल के बाद ये समझ में आता है कि भैया ये है क्या चीज़, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, पर सच्चाई सीधी बात है, मेरे को भी नहीं पता पूरी तरीके से इनकी कहानी, हल्की फुल्की कहानी, आइडिया है, आप लोगों के लेवल से बहुत अच्छा आइडिया है, बट हल्का फुल्का ही आइडिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? रिकॉर्ड, ओके। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बाकी सारे फोर्सेस इन्हीं चारों से बने हैं। जितने ही फोर्स आप दुनिया में देखते हो, चाहे फ्रिक्शन ले लो, चाहे रस्सी का फोर्स ले लो, चाहे एक सरफेस दूसरे सरफेस से प्रेस कर रहा है वो वाला फोर्स ले लो, कोई भी फोर्स ले लो, इन्हीं 4 फोर्स से वो बनता है। ओके बेटा, चलो कॉपी हो गया। अगला है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ध्यान दीजिए, अगर इफ मोर देन वन फोर्स, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो इफ मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, इफ मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी in such a manner that their resultant is zero or that their net force is zero। वैसे तो क्या लिखना चाहिए? their resultant is zero, then the forces are called balanced forces। कहने का मतलब, मान लेते हैं ये एक डब्बा है, इस पर एक लड़के ने इधर फोर्स लगाया, दूसरे लड़के ने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सच दैट ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ओके बेटा, अब जरूरी नहीं 2 ही फोर्स लगे, ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं ये एक बॉल है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर, बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता सही से करेंगे तो? हम्म, तो ये भी क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है बेटा। दूसरा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस is not 0, then क्या कहलाएगा? They are called unbalanced। कहानी खत्म। अगर रिजल्टेंट 0 है, नेट सम 0 है, वेक्टर सम होता है यहाँ पे फोर्सेज में, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? यूनिट क्या होता है फोर्स का?
कैपिटल एन से लिखाएगा कि स्मॉल एन से लिखाएगा? या तो सिंपल कैपिटल एन लिख देंगे या फिर स्मॉल में न्यूटन लिखेंगे, है ना? ओके, कोई दिक्कत है किसी को कि हो गया? डन, गुड। अच्छा, चलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पार्ट 1 है, ठीक है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ कुछ बोल के निकल जाऊंगा, ठीक है। क्या कह, देखो, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है फोर्स के बारे में बात करने में विदाउट थर्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बिना मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, थर्ड लॉ के बिना मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो थर्ड लॉ में डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, फिर बाद में फर्स्ट लॉ से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बेटा। हालांकि हालांकि आपकी जो नॉर्मल तरीके से जब मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से बनी हुई स्लाइड्स हैं ये, अभी तो उसमें से काफ़ी चीज़ें स्किप करनी, तो शायद इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर कोई बात नहीं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये कहता है एवरी एक्शन हैव नहीं, हैज़ equal and opposite reaction, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब ये समझो कि अगर एक बॉडी है मेरे पास, लेट्स से ए, और दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। तो ए ने लेट्स से बी को अपनी तरफ पुल किया, तो बी ए को अपनी तरफ पुल करेगा। ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ओके बेटा, समझ में आई बात? ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में चर्चा बाद में आएगी होगी, अभी के लिए बस इतना सा पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप सीख सकते हो, रस्सी को अगर आप इग्नोर भी करो तो आदमी ने गधे को पुल किया कि गधे ने आदमी को पुल किया, कौन बताएगा? है ना, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े फिर। मैकेनिक्स में हमारे को कौन कौन से फोर्सेस पढ़ने होते हैं, तो इस पोर्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने थोड़ा सा आगे के हिसाब से बना रखा है स्लाइड्स, ठीक है बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा के हिसाब से बना रखा है। हालांकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है, इसको अर्थ नीचे पुल करेगा कितने फोर्स से? mg फोर्स से। ये कौन कौन सा फोर्स कहलाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है बेटा। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। इनफैक्ट अगर एक बार चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा तो मैं इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, बाकी ये सब अपन को नहीं देखना है। हम्म, तो अगला हमारा क्या है टॉपिक? सीधे न्यूटन लॉस पे आ ही गए, बेकार में अपन ने पहले पढ़ लिया न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? इस तरीके से लिखोगे तो नंबर बहुत कम मिलेंगे, पूरा इसमें ना बहुत स्पेसिफिकली पूरा लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, and a body in motion will continue its motion, ठीक है बेटा। a body at rest
will remain at rest, and a body at motion will continue its motion with will continue its motion with क्या बोलेंगे, same speed along same direction, ठीक है, until and unless a net force, a net external force लिखना चाहिए, external force acts on it, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। इसमें ना कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में, उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, इसको एज इट इज याद रखना है। ओके बेटा, चलो कॉपी कर लो। गब्बर है नालायक, गब्बर को नहीं जानते? जो गब्बर को नहीं जानता मतलब क्या बोले उसे अरे ऐसे मत बोलो यार मतलब चलो कॉपी हो गया, आगे बढ़े। तो अच्छा, इस लॉ को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या क्या नाम देते हैं इसको? दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है ढीठपना। क्या होता है मतलब, क्या होता है इनर्शिया का मतलब? ढीठपना, मतलब कोई, मतलब ऑब्जेक्ट ढीठ है, जब तक लात ना मारो ना तब तक जो काम कर रहा है वही करता रहेगा, है ना? समझ में आई बात? फोर्स नहीं लगाओ, लात ना मारो, तब तक जो काम करना है वही करता रहेगा, है ना? तो आगे बढ़े। अब इनर्शिया के कुछ टाइप्स हैं, क्या क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इट डज नॉट, इट एन ऑब्जेक्ट विल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, तो मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मतलब क्या है इसका? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest till a net force acts on it, है ना? अब देखो बात समझो, इसका कोई एग्जांपल जानते हो, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ ये चुपचाप अपने आप थोड़ा ना मूव कर रहा है ना? और अगर आप कार में बैठे हो, आराम से कार खड़ी है, सडनली स्टार्ट हो जाए गाड़ी, तो क्या होगा? थोड़ा पीछे की तरफ होते हो कि नहीं होते? क्यों होते हो? क्योंकि देखिए, आपकी जो बॉडी जो कार के साथ कांटेक्ट में थी, वो तो कार के साथ आगे बढ़ गई और सर अपनी जगह पे ही रह गया, है ना? तो ऐसे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सर अपनी जगह पे क्यों रह गया? क्योंकि इस पे किसी ने फोर्स लगाया नहीं आगे बढ़ने के लिए, आपके पैरों में फोर्स लगा दिया आगे बढ़ने के लिए, पैर आगे निकल लिए,
और सर वहीं रह गया, है ना। तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अगला इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या है ये? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन along same direction with same speed, है ना, until unless a net force acts on it, है ना। ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन का बात हो गया। इसका एग्जांपल सिंपल सा बताओ तो। उसी कार में आप बैठे हो, कार चल रही है आपकी, और सडनली ब्रेक लगाया, तो आप आगे की तरफ गिरते हो कि नहीं गिरते हो? क्यों? क्योंकि आपकी बाकी की बॉडी जो कार के साथ कांटेक्ट में, वो तो रेस्ट पे आ गई, और सर को रोकने वाला कोई था नहीं, है ना। हाँ या ना। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़े फिर। दोनों क्लियर है ना? अब देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। जो फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और असली में किसने दिया था इसे? गैलीलियो ने दिया था। ओके बेटा, क्या कहा इसने? एंड इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन सेम रहता है। ठीक है, इस पहले गैलीलियो से पहले ये बिलीव था, अरिस्टोटल, हाँ अरिस्टोटल इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था इस बात का। वो वो सिर्फ बिलीव था, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बस बिलीव था। क्या बिलीव था? कि चीज़ें हमेशा रेस्ट पे आना चाहती हैं। ओके बेटा, कोई चीज़ मूव नहीं करना चाहती, पहले ये मानते थे हम लोग, गैलीलियो के आने से पहले। ओके, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का नाम तो सुना होगा ना, कि उसका नाम भी नहीं सुना? उस वक्त लोग कहते थे कि भैया जो चीज़ें हमेशा रेस्ट पे रहना चाहती हैं। क्यों? हम देखते थे आसपास में किसी भी चीज़ को धक्का मार के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद रेस्ट पे आ जाता है ना। तो लोगों का कहना था फिर एरो इतनी दूर तक, इतनी देर से रेस्ट पे क्यों आता है? वही एरो ज़मीन पे जल्दी रुक जाता है, उतनी देर से रेस्ट पे क्यों आता है जब हम तीर चलाते हैं हवा में? तो इसके पीछे लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन दे डाले थे अरिस्टोटल ने। बोला था कि वो जो पीछे से हवा जो है ना ऐसे फोर्स लगाती है, ये करता है वो करता है, इस वजह से वो मोशन में रहता है। समझ में आ रही बात? फिर गैलीलियो अंकल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? उन्होंने एक बॉल ली एक प्लैंक पर, और उसका वही प्लैंक, दूसरा प्लैंक कैसे आगे कर दिया। ठीक है बेटा, उन्होंने बॉल को यहाँ से छोड़ा तो बॉल ऐसे लुढ़केगी इस रास्ते से, इस रास्ते से लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी? ये बॉल लुढ़कते हुए गई, यहाँ से चढ़ गई ऊपर, फ्रिक्शन मिनिमाइज था, तो ये बॉल ऑलमोस्ट सेम हाइट तक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें गैलीलियो को एक्सपेरिमेंट को कोई इंटरेस्ट खास नहीं था कि बॉल ओरिजिनल हाइट के बराबर आती है कि नहीं आती। ठीक है, मान लो नहीं भी आती है ओरिजिनल हाइट तक, हालांकि आ जाती है, बट मान लो नहीं आती है। मैं ये इस चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था गैलीलियो को। गैलीलियो का इंटरेस्ट कहीं और था। उसने कहा ये बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ आई, अगर मैं इस प्लैंक को थोड़ा सा इंक्लिनेशन उसका घटा दूँ, यहाँ तक ले आऊँ, तो उसने देखा कि बॉल जो है वो सेम हाइट तक आई। ठीक है, समझ में आई बात? उसने इंक्लिनेशन को और डिक्रीज किया तो फिर भी बॉल जो है वो उसी सेम हाइट तक पहुंची जहां तक इस फर्स्ट केस में पहुंची थी। ये हाइट और ये हाइट सेम है, अलग कहानी है, वो जरूरी है सेम होगा, पर उसमें गैलीलियो का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। गैलीलियो ने कहा कि मैं इस एंगल को, थीटा को कितना भी रखूं, ये बॉल सेम हाइट तक चढ़ रही है ना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर मैं थीटा को जीरो कर दूं तो वही प्लैंक फ्लैट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस पे जब बॉल जाएगी तो उसको सेम हाइट तक जाना है, तो सेम हाइट तक ही कब पहुंचेगी?
इन्फिनिटी पे पहुंचेगी। मतलब ये प्लान, अगर कोई और फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, तो ये बॉल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और चलती ही चली जाएगी, तब तक चलती जाएगी जब तक ये बॉल इस साइड तक ना पहुंच जाए। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? हाँ, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ही होगा ये, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसा होगा, यही नहीं कह रहे भाई। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन और द सेम स्टेट ऑफ मोशन। ओके, समझ में आई बात? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसने दिया था असली में? तो उसका नाम तो उसका नाम न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों पड़ा? नहीं, उसका कारण ये है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हो गया? शांत हो गए सब लोग? न्यूटन अंकल ने, देखो, असली में क्यों पड़ा नाम ऐसा, क्योंकि न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया ना बेटा, उससे फर्स्ट लॉ डिराइव हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अब सेकंड लॉ न्यूटन का, फर्स्ट लॉ जो सेकंड लॉ से डिराइव होता है वो गैलीलियो का, ये क्या बात हुई? तो बोला सारे लॉ मोशन के जो है वो न्यूटन का ही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नहीं तो योगी अंकल आए थे नाम चेंज करने के लिए, और क्या कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इनर्शिया की फोटो देखो, समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। ना, कुछ और हुआ है यहाँ पे। हाँ, ड्राइवर मिस्ड फिजिक्स क्लास, है ना। ये असली की फोटो है भाई। इतना बड़ा पत्थर लेके चल रहा था, ड्राइवर ने सडन ब्रेक लगा दिया, पत्थर रुक नहीं पाया, उसी को मार दिया पीछे से। समझ में आई बात? उसने क्लास 9 में फिजिक्स क्लास छोड़ दी थी, इसलिए ऐसा हुआ है ना। आगे बढ़े। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है इनर्शिया के, ये दिख रहा है। जब हम शेक करते हैं तो लीव्स और फ्रूट टूट जाते हैं पेड़ से, क्यों टूटते हैं? इनर्शिया की वजह से टूटते हैं। हम एक बार जब हमने मोशन शुरू किया तो वो जो फ्रूट्स हैं वो मोशन में आ गए, है ना। उसको आपने मोशन बंद करके उल्टी तरफ ले गए, तो फ्रूट्स उतनी जल्दी अपना मोशन चेंज नहीं कर पाया, वो टूट गया, पेड़ से टूट के गिर गया। समझ में आई बात? अब ऐसी मशीन अपने इंडिया में तो होती नहीं है। होती है क्या? देखिए, देखो, जो फ्रूट्स यहाँ पे लटके हुए थे, आपने जब शेक किया पेड़ को, तो क्या होगा? फ्रूट्स मोशन में आएंगे। अब फ्रूट्स, आपका जो मान लीजिए एप्पल जो है वो लेफ्ट साइड के मोशन में आया, और फ्रूट्स आपने तभी पेड़ को बोला राइट में जाओ, तो एप्पल लेफ्ट में आ रहा है, पेड़ राइट में चला गया, एप्पल टूट गया। और क्या, है ना। अरे हाथ से तो तोड़ते हो ना यार, ऐसे नहीं तोड़ा कभी? अब ये मत बोलना सर कभी पेड़ ही नहीं छुआ हम लोगों ने, हम तो सर कंप्यूटर पे खेलते थे बचपन से। तो उसकी कहानी अलग है फिर। चले ना, आगे बढ़े फिर। तो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया एंड मोशन एट रेस्ट, ये वाला लाइन लिख लो। डन, आगे बढ़ूं? हम्म, लगा है डस्टिंग का कारपेट दिख रहा है। सेम चीज़ है जो एप्पल के केस में हुई थी।
है ना। कारपेट के साथ डस्ट मोशन में आया, फिर कारपेट का मोशन आपने चेंज कर दिया सडनली, तो डस्ट वो निकल लिया, है ना। ऐसे ही झाड़ते हैं ना भाई। कितने बेकार लोग हैं ना, एक कारपेट झाड़ने के लिए 5 लोग लगे हुए हैं और एक स्पेक्टेटर भी है ना। आगे बढ़े फिर। कितना डस्ट है बाहर, राम जाने भगवान जाने कितने दिनों। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, डस्टिंग का कारपेट लिख लिया ना, ये तो पता ही है। हम्म। क्या। तो इसीलिए वी शुड यूज सीट बेल्ट, राइट। नहीं तो यही होगा, एक्सेप्ट कि हम, ये जिराफ जिंदा बच गया है ना। कॉपी कर लो। ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कि मोशन का। ठीक है, आगे बढ़ूं। पीछे वाला आगे वाले को धक्का लगाया था उल्टा, है ना, है ना। और हमेशा उसके ऊपर ही गिरता है, तो दबता हमेशा ड्राइवर ही है ना। चलो, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बस मैं पीछे बैठा था। हाँ, और मैं पीछे बैठा था लेकिन। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। ये देखो, होता है ऐसा। कॉपी, कॉपी कर लो। बेटा, मिल्क को ऐसे ग्लास में घुमा के छोड़ दिया तो थोड़ी देर तक मिल्क घूमता रहता है ना भाई। आगे बढ़े। लॉन्ग जंप पर जंप से पहले दौड़ता क्यों है। और फिर मोमेंटम तो हमें पता ही नहीं, मेरे को तो ये मालूम है, वेलोसिटी गेन करने के लिए इनर्शिया की वजह से, ताकि इनर्शिया की वजह से दूर तक जंप कर पाए, है ना। कोई दिक्कत। इनर्शिया की वजह से तो इतना दूर जंप कर पाया। कभी खुद जंप किया इतना दूर तक। हम्म। हम्म। आगे बढ़े फिर। कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, यहाँ क्या होगा। हम्म। कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा, क्यों गिर जाएगा, क्योंकि हाँ बेटा, रेस्ट पे रहेगा और नीचे से कार्डबोर्ड निकल जाएगा तो कॉइन नीचे गिर जाएगा, राइट। तो ये किसका एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ मोशन का कि रेस्ट का। रेस्ट का है ना। इसी इसी का एडवांस लेवल देखा है, ये वाला। देखे हो। देखो, ये घर पे मत करना, ये होगा आप लोगों के साथ, समझ में आई बात। यही होगा ना आप लोगों के साथ, कि कुछ और होने वाला है आपके साथ अगर आप लोग करोगे तो। कब पिटाई भी होगी, है ना, पहले बर्तन टूटेंगे फिर आप टूटोगे, राइट। तो ये भैया इन मैडम ने अटेम्प्ट किया है, दी शी इज सच अ नूब, राइट। ऐसी हरकतें आप मत करना, है ना, है ना। इसको देख लो, ये क्या कर रहा है। ओह, ये तो बढ़िया है ना, ये प्रो है। ये प्रो नहीं है, ये प्रो नहीं है भाई, ये बस बिगिनर ही है। घर के बाहर कर रहा है, ये घर के अंदर नहीं कर रहा। ठीक है, ये बंदा घर के अंदर करने जाएगा तो पता है क्या होगा। हाँ, देखो। समझ में आया।
उस पीछे वाले लड़के को देखो, अंत में कहाँ है वो, देखो। तो अगर अपने दोस्त के घर पे जाके पैसे लेके ही काम कर रहे हो तो पिटाई भी हो सकती है ना। आया ना। चलो, तो वो बिगनर ही था, और वो बिगनर अगर किसी के और के सामने शो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, है ना। आगे बढ़े। नाउ दीज गाइस आर समथिंग, राइट। लेट्स सी इनका क्या होता है। ओ, इनको क्या कहोगे, हैकर। ड्यूड कहेंगे भाई, अभी ड्यूड ही है ये, लेजेंड कह सकते हो, है ना, है ना। आगे बढ़े। ये बढ़िया है ना, ये ट्राई करोगे कोई। नहीं, मत करना। मत करना, बहुत रिस्क है ना। साइकिल में ट्राई करेंगे, चप्पल खाओगे। आगे बढ़े। इनको देखो, ये क्या करने वाला है। ओहो, इसको प्रो कहेंगे, है ना। एपिक है ये, है ना, राइट। तो इसको क्या कहोगे। ये है गॉड लाइक, है ना। ये ले, चलो। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, पुलिंग अ टेबल क्लॉथ मैजिक, ओके। ये मत लिख, मैजिक मत लिखना, पुलिंग अ टेबल। हाँ है बेटा, मुझे मालूम है, मतलब गॉड लाइक मतलब शोमैनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो है ही है, ऐसे थोड़ा ना टिकेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, पुलिंग अ, ये हैकर है एक्चुअली। तो पुलिंग अ टेबल क्लॉथ मैजिक, ये लिख लेना, नहीं तो ये करना, पुलिंग अ टेबल क्लॉथ बिलो यूटेंसिल्स ऑन अ टेबल, ओके। ठीक है बेटा, तो बहुत एग्जाम्पल हो गए इनर्शिया के, है ना। अगला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, बिना फोर्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होता है, होता है क्या, होता है। बिना फोर्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होता। इसका कोई एग्जांपल। इसे किसी को डाउट है क्या, सुहाना, बोलिए। सुहाना बेटा बोलिए। नहीं, ठीक है। हाँ, क्या होता है, वेन अगर हम एक कार में बैठे हैं और कार टर्न करती है, मान लीजिए लेफ्ट साइड टर्न करती है, तो वी फील अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, राइट, है ना। क्योंकि हम ऑटोमेटिकली कार के साथ टर्न नहीं हो सकते, हमारा मन है स्ट्रेट लाइन में जाने का। कहने का मतलब ये है कि ये क्या हुआ, अभी तो मैंने इसको वो नहीं किया था। हाँ, लेट्स से ये कार है, ये ट्रैक है, ठीक है। ट्रैक पे ये कार, या ट्रैक थोड़ा एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, रस्सी से बंधा हुआ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मूव करेगा करेगा करेगा, अगर ये यहाँ पहुँचता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब ये यहाँ पहुँचेगा, रस्सी बंधी हुई है, लेट से उस वक्त रस्सी टूट जाती है, तो किधर चला जाएगा, सर्कुलर मोशन करता रहेगा कि छूट जाएगा सर्कुलर मोशन से, किधर जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जिधर इसकी वेलोसिटी थी उधर ही जाएगा ना। तो ये क्या है आपका, क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रस्सी क्या कर रही थी, रस्सी लगातार इस पे फोर्स अप्लाई कर रही थी,
स्ट्रिंग लगातार इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था जिसकी वजह से ये टर्न कर रहा था, राइट। अगर ये फोर्स बंद हो जाएगा तो टर्न करना बंद कर देगा, राइट। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए। ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके बेटा, आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं मोमेंटम की। अच्छा, पिछला वाला कॉपी कर लिया ना? चलो, तो मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? तो पी वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर है इसलिए ऊपर एरो लगा दिया मैंने। ये होता कितना है? तो सर ये होता है मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर से। इसकी डेफिनेशन क्या मोमेंटम की? तो बेटा यही डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके बेटा, समझ में आई बात? ये कैसी क्वांटिटी है? तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, राइट, है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या होगा सर? सर ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, साथ ही साथ इसके जो यूनिट है वो भी हम बता सकते हैं। क्या होगी यूनिट? केजी मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा सर, ये मेजर क्या करता है? मतलब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बना क्या सर? मतलब देखो, मास इंटू वेलोसिटी अगर आप सोचो तो ये सिग्निफाई करता है कि उस ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, ठीक है। इट मेजर्स हाउ डिफिकल्ट इज इट टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरे पास एक स्टोन है, पत्थर है, छोटा सा पत्थर है। ये म, मेरे पास नहीं, चलो किसी के पास है जिसने आपके ऊपर तरफ फेंक दिया ये पत्थर। कितनी स्पीड से? सर लेट्स से इसने आपको 20 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ ये पत्थर मार दिया आपको, ठीक है। चोट लगेगी ना? चोट लगेगी ना? काफ़ी तेज चोट लगेगी, है ना। बट इमेजिन दिस कि एक और चीज़ है जो आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रही है, पर उस चीज़ का नाम है बाइक। अब चोट ज़्यादा लगेगी कम लगेगी? ज़्यादा लगेगी ना। क्यों? इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, राइट, है ना। पत्थर आपसे टकरा के तुरंत रुक जाएगा, बाइक रुकेगी नहीं, दिक्कत हो जाएगी, राइट। टकराना मत, एक्सपेरिमेंट करने मत जाना प्लीज़। हाँ, वहीं अगर कोई, इसने पत्थर मारा चोट लगी, इसने बाइक मारा और चोट लगी, और किसी ने अगर ट्रक मार दिया आपके ऊपर तो क्या होगा? तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इस गाड़ी को रोकना मुश्किल है ना, और ज़्यादा मुश्किल है ना। तो मोमेंटम यही मेजर कर रहा है कि किसी चीज़ को रोकना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ या ना? किससे कितनी ज़्यादा चोट लग सकती है, ठीक है। और किसी चीज़ को रोकना कितना ज़्यादा मुश्किल है, इस चीज़ का यूज़ ऊट पटांग मीनिंग निकाल के कमेंट्री में लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट में एक बंदा बैटिंग कर रहा है, दो एक पार्टनरशिप चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, काफ़ी तेज़ी से रन बना रहे हैं, तो बोलते हैं दे हैव गॉट अ बिग मोमेंटम। अरे यार, मोमेंटम का मतलब होता है उसको रोकना कितना मुश्किल। ये नहीं होता है कि मतलब कितनी रन रेट से बना रहे हैं, है ना। रोकना उतना ही आसान है, एक विकेट लेना रुक जाएंगे, राइट, है ना। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड। ये जानना जरूरी है, ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। अरे क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। हो गया, आगे बढ़ूँ।
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना है आंसर? आंसर टाइप करके भेजेंगे सब लोग। आंसर टाइप करके भेजेंगे सब लोग फटाफट। जल्दी जल्दी भेजो। ठीक, सबका गलत है, एक का भी सही नहीं है। देखो भाई, ये तो हटाया इसको। देखो, मान लो ये अपने पास वॉल है और ये है अपनी बॉल। ये बॉल का, इस बॉल का मास कितना है? 2 kg है। ये बॉल दीवार की तरफ जा रही है कितनी वेलोसिटी से, और वहां से टकरा के कितनी स्पीड से वापस आई? हाफ द स्पीड। हाँ, तो क्योंकि इनिशियल वाले 5 मीटर पर सेकंड ऐसे दे रखा है, मैंने उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जिधर इनिशियल वेलोसिटी थी। अपोजिट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पी इनिशियल कितना है बेटा? सर ये 20 kg/मीटर है ना? और पी फाइनल कितना है? सर -10 kg/मीटर है, राइट? देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज -30 kg/मीटर। कोई दिक्कत? माइनस एन क्या बता रहा है कि लेफ्ट की साइड में होगा चेंज इन मोमेंटम। ओके बेटा? कॉपी हो गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? ठीक है बेटा। क्या है? 500 ग्राम की ये बॉल है। ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। फिर फील्डर ने इसको रोक दिया तो ये रेस्ट पे आ गया। मैंने आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस ले लिया। तो P फाइनल कितना है? 0। P इनिशियल कितना है? मास तो ½ किलो है, इंटू 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 10 kg/मीटर। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज इक्वल टू -10 kg/मीटर। अब ध्यान देना, अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो हो सकता है उसमें -10 ना लिखा हो, तो उस केस में किसको टिक करोगे? +10 को टिक करोगे। ओके बेटा?
हाँ, अगर प्लस माइनस दोनों दे रखा होगा तो और साइन कन्वेंशन नहीं मेंशन है तो क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव मानते हुए जो आंसर आएगा उसको देखोगे। ठीक है बेटा, ओके। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों दे रखा है, आपको किसी एक को चूज करना है, तो साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करोगे, इनिशियल वेलोसिटी को प्लस मानते हुए डिसाइड करोगे। ठीक है, कि कोई दिक्कत है? हाँ, वहीं अगर लिख दिया जाए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, तो क्या करोगे, सिर्फ +10 लिखोगे। ठीक है बेटा, मतलब +10 kg मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड में यूनिट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, कॉपी कर लिया? हो गया, आगे बढ़ू? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? क्या पढ़ा था मैंने? न्यूटन, न्यूटन होती है। 1 न्यूटन कितना होता है? 1 kg मीटर। ठीक है, अच्छा। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। क्या होती है? 1 डाइन कितना होता है? 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, इसका आंसर तो आ चुका है बेटा, ये तो मैं अलग से बता रहा हूँ, ये वाला आंसर तो आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 2000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन? सबको सॉल्यूशन समझ में आया? आगे बढ़े। क्या? आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम, पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम। ओके, हो गया, चलो।
आगे बढ़े। ओके, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई, मोमेंटम कितना होता है, एम वी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो क्या मैं इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूं। पी स्क्वायर बाय टू एम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम, आया ना, ये फॉर्मूला है। डन। आगे बढ़ूं। कॉपी हुआ। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कौन, किसको रोकना मुश्किल होगा, मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो भैया, दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, क्या सेम है, मोमेंटम सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय एम हो गया। दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। ओके बेटा, इसका मास ज़्यादा होगा ना, उसका मोमेंटम कम होगा, हाँ, इसका मास ज़्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी अगर मोमेंटम सेम है तो। आप बोलोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर लगाए थे, तो किसी ने बोला क्या दोनों की वी सेम होगी। हम्म, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है अगर यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहा हूँ तो उसमें प्रोपोर्शनल टू एम आ रहा है, तो क्या करो, ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक का स्क्वायर
बाय हाफ टाइम्स मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वायर। इसमें तो कोई खराबी नहीं है। हम्म, क्या वेलोसिटी कैंसिल होगी? नहीं होगी। होगी क्या? कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। सो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको ऊपर नीचे मास ऑफ ट्रक से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे मास ऑफ कार से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ ट्रक स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ट्रक स्क्वायर, है ना, इंटू 1/मास ऑफ ट्रक अपॉन हाफ मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वायर इंटू 1/मास ऑफ कार। राइट। हाफ हाफ तो कैंसिल कर ही देते हैं, है ना, बहुत देर तक कॉपी कैरी कर लिया उनको। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ ट्रक अपॉन नीचे क्या गया, मोमेंटम ऑफ कार, ऊपर क्या है 1/मास ऑफ ट्रक अपॉन 1/मास ऑफ कार। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल है। मतलब क्या हो गया, ट्रक का काइनेटिक एनर्जी कार की काइनेटिक एनर्जी से कम है, दिस इज लेस देन 1। राइट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? या तो डायरेक्टली अगर समझ में आ जाता है इस तरीके से तो वो कर लो, नहीं तो ये पूरा आंसर क्या होगा, कार। दिख ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं, देख लो फिर। हम्म, 4 टाइम्स, 4 गुना। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर के नॉट है तो उसको बढ़ाकर 4 k नॉट कर दिया। इनिशियल मोमेंटम पी नॉट है तो यहाँ पर कितना होगा ये बताना है। समझ में आई बात? यहीं से शुरू करेंगे क्वेश्चन। क्या लिखेंगे देखो। हाँ, देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, p² / 2m। दैट मीन्स नई काइनेटिक एनर्जी ये है कितना, 4 k नॉट है ना, 4 k नॉट इज इक्वल टू p² / 2m, है ना। दैट मीन्स p² इज इक्वल टू 2m k नॉट
टाइम्स 4, राइट। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला देन तो ये ठीक है, ठीक है। नहीं तो मतलब मैं खुद इस तरीके से सॉल्व करना प्रेफर नहीं करता हूँ। मतलब मैं एटलीस्ट दोनों फॉर्मूले तो एक क्वेश्चन में कभी नहीं लगाता। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, मैं खुद से कैसे करूँगा इसको सॉल्व बता देता हूँ। मैं लिखूँगा के नॉट इज इक्वल टू, अगर मेरे को पी स्क्वायर बाय 2m यूज़ भी करना है तो मैं क्या करूँगा, पी नॉट स्क्वायर बाय 2m0, और लिखूँगा के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय m0, तो है नहीं, m है, मास थोड़ा चेंज हो रहा है ना। अब मैं डिवाइड करूँगा, क्या लिखूँगा, k बाय के नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू पी नॉट रूट k बाय के नॉट, दैट इज इक्वल टू 2 p नॉट। आई एम ओके विद दिस। अगर मेरे को पी स्क्वायर बाय 2m फॉर्मूला यूज़ करना अलाउड है तो। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते हो, पी स्क्वायर बाय 2m यूज़ नहीं करना चाहते तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे के नॉट इज इक्वल टू हाफ m पी नॉट स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ m पी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। देयरफॉर k बाय के नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी नॉट स्क्वायर, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 2v नॉट आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज mv इज इक्वल टू 2mv नॉट, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2p नॉट। तो मोमेंटम कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके बेटा, मतलब करने का कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, वही को बताया जा रहा हूँ कि इस फॉर्मूला को लगा के ऐसे कर लोगे, इस फॉर्मूला को लगा के ऐसे कर लोगे, है ना, क्योंकि सारे फॉर्मूले डिराइव से आखिरकार एक दूसरे से ही हुए ना। ठीक है बेटा, या तो ये कर लो या ये कर लो, पहले वाला जो किया था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आगे बढ़ूं, और ये मत सोचना कि ये तरीका और ये तरीका अलग है, दोनों तरीके सेम ही है ना। मतलब अभी तो नहीं लग रहा होगा सेम, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि दोनों तरीके सेम है, आपने कुछ नया जादू नहीं किया दूसरे वाले मेथड में। ठीक है, आगे बढ़े, कॉपी हो गया। अब बातें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ चल रहा था, मोमेंटम हो गया, अब सेकंड लॉ पे आए। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं, किसी को आइडिया है। मैंने बहुत लोगों को ये आर्ग्यूमेंट करते हुए सुना है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए है क्या, यही है ना। ये नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, क्योंकि ये चला गया, अब हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पर है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। समझ में आई बात, क्या है सेकंड लॉ, नेट फोर्स एक्टिंग on a body is proportional to rate of change of its
मोमेंटम। ओके बेटा, ठीक है। कॉपी कॉपी कर लो। ये कॉपी नहीं करना है, ये कॉपी करना है। डन। तो सर ये एफ इज इक्वल टू एम ए कहाँ से आया? ध्यान दो, हमारे न्यूटन अंकल ने क्या कहा? कहा कि जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है बेटा, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स को मेजर करना, उसकी यूनिट डिसाइड करना, सब कुछ पहली बार ही हो रहा था, है ना? तो इसलिए न्यूटन अंकल ने बोला कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ना, इसको मैं 1 ले लूंगा। उस केस में फोर्स की जो यूनिट आएगी उसको न्यूटन कहेंगे। कोई दिक्कत? ओके बेटा, देखो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने 1 क्यों मान लिया? यहां तक तो क्लियर है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, राइट? 1 इसलिए मान लिया क्योंकि अगर कुछ और आएगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? है ना? लेकिन वो प्रोपोर्शनल रहेगा ना, राइट? तो यहां पर हमने कहा, न्यूटन ने कहा कि यार ऐसा है, मैं फोर्स की यूनिट डिफाइन करता हूं ऐसी, जिसको मैं न्यूटन कहूंगा, सच दैट उस यूनिट में जब फोर्स को मेजर किया जाए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाए। ठीक है? अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता ये, टीचर्स को भी समझ में नहीं आता है, ज़्यादातर टीचर्स को, कि ऐसे कैसे 1 ले लिया। जवाब ये है कि इससे पहले फोर्स की यूनिट थी, बनाई नहीं गई थी, है ना? मान लेते प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या, के की वैल्यू लेट से 10 आता, ठीक है? तो आपका फॉर्मूला क्या बनता? कि फोर्स इक्वल टू 10 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यही बनता ना? लेट से इस यूनिट का नाम है प्रवीण, ठीक है? सो इससे आपका आता लेट से 10 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, प्रवीण नहीं सरनेम होता है ना, तो कुमार। ओके बेटा, ठीक है? न्यूटन ने कहा ये जो 10 के है ना, इसको न्यूटन कह दो। कोई दिक्कत है? हाँ, चलो 10 नहीं आता, मान लेते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेट से 2.34 आता, तो 2.34 रहता। न्यूटन ने कहा ये 2.34 के को 1 न्यूटन कहूंगा मैं। कोई दिक्कत तुमको? हम्म, समझदार है ना वो? जबरदस्ती 2.34 कांस्टेंट लेके क्यों चले हम लोग, जब हमारे पास ऑप्शन है तो उसने अपनी फोर्स की यूनिट ऐसे डिफाइन करी कि ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है बेटा? अब फोर्स डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो आ चुका है। यहां से हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में जाना चाहते हैं। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एम वी बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू माइनस मास इंटू वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू अपॉन डेल्टा टी, राइट? मास तो चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है? तो कई लोग इसी को बोलते हैं यही अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये है। ठीक है? तो ये वाला जो लड़का है ना, ये वाला जो आदमी है ना, ये सही कह रहा था कि मेरे को लॉ बताओ। ये शॉर्टकट में फॉर्मूला याद करके बैठ गया, ये बोल रहा वही लॉ है। गलत है ना ये?
लेकिन हाँ, 90% केसेस में या 99% केसेस में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसमें ये फॉर्मूला काम कर रहा होगा न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। तो कह सकते हैं हमने कोई गलती तो करी नहीं, अपने आप ही आ गया ना यहाँ पे। एक अजम्पशन लिया है, पता है क्या, कि मास चेंज नहीं हुआ। जब तक मास कांस्टेंट है तब तक ये फॉर्मूला काम करेगा। जिस दिन मास चेंज हो जाएगा ना, उस दिन ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। देखो भैया, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू, अब बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बार बार वन करने की जरूरत नहीं, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यहाँ से कहानी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है बेटा, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू मास इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर, अच्छा कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स है। ओके, मैंने पहले लिखा नहीं, ये कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स है। ठीक है बेटा, देयरफॉर इफ एफ नेट, अगर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, तो वेक्टर में लगता है फॉर्मूला, देन दैट मीन्स डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स मास इंटू डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, राइट। दिस मीन्स डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आ गया ना न्यूटन फर्स्ट लॉ। इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी विल नॉट चेंज, है ना। तो इसीलिए गैलीलियो लॉ का नाम क्या कर दिया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कर दिया था। कोई सच में योगी आदित्यनाथ ने कॉल नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़े, कॉपी हो गया। आगे बढ़े, सही है। इससे लल्लू क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ मैं, बस मतलब मैं कोशिश भी नहीं कर सकता इससे आसान क्वेश्चन पूछने की, है ना। आगे बढ़े, यही है ना क्वेश्चन, क्या बोलेंगे। इधर की तरफ प्लस ले लेते हैं, इधर की तरफ माइनस ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। एक्सेलरेशन को आप फोर्स बाय मास से निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? तो बेटा तो कॉपी करो, मैं आता हूँ। हो गया? ठीक है, ठीक है। हम्म। एक मिनट। हो गया? ये भी हो गया। ये करो। ठीक। क्या लिखेंगे हमें? डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट पर है ये। 4 सेकंड्स के बाद बेटा जरूरत से मतलब नहीं होता, मैंने आपको क्या सिखाया था, बना सकते हो ना तो बनाओगे, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है? 4 सेकंड है। क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा सर? v इक्वल टू प्लस 80 लगाऊंगा। तो 0 + 4a, इससे मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सर एक्सेलरेशन निकलता कैसे सर? एफ इज इक्वल टू एम ए से निकलता है। दैट मीन्स 100 कितना हो जाएगा सर? मास इंटू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स मास कितना आ जाएगा सर? तो 20 kg मास आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? लिखे लिखो। डन। आगे बढ़ूँ? क्वेश्चन पढ़ेंगे।
क्वेश्चन कॉपी कर लिया? आई थिंक 12 सही है, देखते हैं। करें? देखो, फोर्स मान लेते हैं एफ है, तो एफ कितना हो जाएगा, m1 a1 होगा। दिस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू m2 a2। a1 कितना है सर? सर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। a2 कितना है सर? तो सर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई आपत्ति इसमें? अब दोनों को जोड़ दिया तो टोटल मास कितना हो गया, m1 + m2 हो जाएगा, है ना? दिस मीन्स फोर्स F बाय A इज इक्वल टू m1 कितना है, F बाय A1 है, प्लस A2 कितना है, m2 कितना है, F बाय A2 है। देख रहे हो मास से कोई मतलब बचा क्या? हम्म। देखो ये रिलेशन में बस निकाल के दिखाना चाहता था कि मास से इंडिपेंडेंट रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली एक्सेलरेशन में रिलेशन आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती गया। मैं यहाँ पर डायरेक्टली ए को यहीं छोड़ के सीधे एफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय m1 + m2 कर सकता था कि नहीं कर सकता था? हम्म। और m1 की वैल्यू डाल देता, एफ बाय A1, m2 की वैल्यू डाल देता, एफ बाय A2, सॉल्व हो जाता। मेरे को स्टेप्स इतनी ही लगती, हो सकता है एक स्टेप कम लगती, हो सकता है एक स्टेप ज़्यादा लगती, पर मैं यहाँ पे ना मेरे को ये डायरेक्ट रिलेशन निकालने का मन कर रहा था इस क्वेश्चन में, तो मैंने निकाल लिया। ये फॉर्मूला नहीं है, बस एक रिजल्ट तक पहुँच के अच्छा लगता है मेरे को। आगे बढ़े? कॉपी हो गया? एक बार और एक्सप्लेन करें। देखो, मास दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग मास के, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया, एक्सेलरेशन दोनों का A1 और A2 20 और 30, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमने दोनों को बांध दिया तो टोटल मास कितना हो गया, m1 + m2। उस पर अगर मैं सेम फोर्स लगाऊंगा तो उस पर नया कोई नया एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? ये एक्सेलरेशन मुझसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय m1 + m2 करके m1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, m2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के सब सॉल्व कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बट मैंने बोला ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इस एक्सेलरेशन को नीचे ले जाता हूँ। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f बाय A1, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f बाय m2, f बाय A2, है ना? तो यहाँ f कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/a इज इक्वल टू 1/a1 + 1/a2, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आ गया, है ना? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े? क्वेश्चन कॉपी करो और ये खुद से ट्राई करोगे आफ्टर द क्लास। इसके लिए जगह छोड़ दो, थोड़ी ज़्यादा जगह नहीं लगेगी, आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, है ना? हाफ पेज का क्वेश्चन है, हाफ पेज का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करें, हो जाएगा ना? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कॉपी करो।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। हुआ? देखते हैं, मुझे वही लग रहा है। फोर्स निकालने के लिए मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी टाइम के स्लोप से निकलेगा। ये आपका 1 सेकंड है और ये कितना है, ये मेरा 4 मीटर पर सेकंड है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड बाय 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम मतलब 0.5 kg इंटू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 2 न्यूटन। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई बताएगा? ये कहता है कि इफ थर्ड लॉ कहता है कि इफ अ बॉडी ए applies a force on बॉडी बी, अगर ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाया है, देन बी applies equal and opposite force on A at same time। ठीक है बेटा? इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बेटा? डन। चलो, ये अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा?
देखो अब ये जो थर्ड लॉ है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सबको आती हैं, यही चीज़ें तो हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको मेरी याद आएगी, है ना, कि सर ने बताया था ऐसा होता है ना। थर्ड लॉ लिखा होता हर बुक में, है ना, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे बताइए? एनीथिंग, कुछ तो आपको पता होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में जो नॉर्मली बुक्स में भी लिखा रहता है कि इस चीज़ का ध्यान रखना। हम्म। सबसे पहला तो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। हाँ, वो भी आएंगे, एक साथ लगते हैं दोनों फोर्सेस। समझ में आई बात? मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके दोस्त ने आपको थप्पड़ मारा, लेट से, ऐसा होना नहीं चाहिए पर लेट से थप्पड़ मारा, तो उसके हाथों ने आपके गालों पे थप्पड़ फोर्स लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पलट के वापस थप्पड़ मारा तो रिएक्शन हुआ, नहीं, उसी टाइम हो चुका है जब उसके हाथ आपके गालों पे थप्पड़ लगा फोर्स लगा रहे थे, उस वक्त आपके गाल उसके हाथों पे फोर्स लगा चुके हैं, उसको दोबारा से पीटने की जरूरत नहीं है। ये हिटलर का लॉ नहीं है, गांधी जी का लॉ है। ओके, गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जब वो थप्पड़ मार रहा था तो जितना फोर्स उसने तुम पे लगा उतना फोर्स तुम उस पर लगा चुके हो, दोबारा क्यों मारना, दूसरा गाल भी आगे कर दो, मेहनत उसको करने दो, है ना। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो है ना वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। ये इम्पॉसिबल है कि ये बताना कि दोनों में से कौन सा फोर्स एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। ओके, इनफैक्ट इट्स इम्पॉसिबल टू टेल विच इज एक्शन, एक सेकेंड, एंड विच इज रिएक्शन। अच्छा, जब दोनों फोर्स, एक्शन रिएक्शन कैसे बताओगे? पहले एक्शन होगा बाद में रिएक्शन होगा ना, दोनों साथ में हो रहे तो कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन? आप बोलोगे सर उसने मेरे हाथ गाल पे हाथ मारा, है ना, उसने मेरे गाल पे हाथ मारा, तो उसके उसके उसने जो फोर्स लगाया एक्शन है, और जो मेरे गालों ने फोर्स लगाया वो रिएक्शन है। क्यों? जो मूव कर रहा है वो एक्शन लगाएगा करेगा और जो रुका हुआ वो रिएक्शन करेगा, ऐसा बोलना चाहते हो? हम्म, ये बोलना चाहते हो? कैसे कैसे डिफाइन करोगे कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन इन दोनों फोर्सेस में से? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हम्म, पहले तो कोई है ही नहीं, दोनों साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियसली लिखा है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और डी सुना है वो डी? मतलब बहुत छोटा, जितना थोड़ा टाइम सोच सकते हो उससे भी छोटा टाइम, उतना भी नहीं लगेगा, उतना भी डिफरेंस नहीं होगा, साथ में लगेगा मतलब साथ में लगेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं ये। ठीक है बेटा, बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी ए पे लगेगा। मतलब ये जो दोनों फोर्सेज है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन नहीं बता सकते पर एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है,
ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसमें से एक फोर्स बी पे लगा तो दूसरा फोर्स ए पे लगा, ठीक है बेटा, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सिमिलर इन नेचर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन, टेंशन का टेंशन, नॉर्मल का नॉर्मल। समझ में आई बात, मैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन फोर्स भी मैग्नेटिक फोर्स ही होगा, ठीक है बेटा। चौथा, एक्शन रिएक्शन पेयर acts along सेम लाइन, दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग लगते हैं। तो समझाता हूं कि ऐसा क्यों जरूरी है। डन, ऐसा क्यों जरूरी समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके पास दो ऐसी बॉल्स हैं, बॉल 1 और बॉल 2, ठीक है, सच दैट कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही हैं वो सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं है। मतलब 1 ने 2 पे फोर्स देर लगाया और 2 ने 1 पे फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, लेकिन सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं लगाया। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट है ना, माइनस एफ कह सकता हूँ, राइट, आया ना, पर दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं है। लेट्स से ऐसा लग गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, इन दोनों के बीच में मैं एक स्टिक लगा देता हूँ। लेट्स से मैंने इन दोनों को एक स्टिक से या रॉड से जोड़ दिया। नाउ इमेजिन दिस कि आपके पास एक रॉड में दो बॉल्स लगी हुई हैं, रॉड के दोनों एंड पे, और उन दोनों बॉल्स पे इस तरीके का फोर्स लग रहा है। क्या होगा, ये रॉड ऐसी रहेगी कि घूमना शुरू कर देगी, रोटेट करेगी, और फोर्स लग रहा है तो रोटेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 1 और 2 की स्पीड फ्री फंड में इंक्रीज होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, बिना किसी एनर्जी मिलती जाएगी, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर ये फोर्सेस लगे तो ये रॉड बिना किसी मेहनत के अपने आप घूमने लग जाएगी ना, जोर जोर से, 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 आया ना। मतलब बिना एनर्जी के इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई दोनों बॉल्स के पास, बिना हमारी कोई मेहनत किए हुए, बिना वर्क किए। तो एनर्जी कंजर्वेशन की ऐसी हो गई ना। हम्म, ऐसा है, ऐसा है तो इससे टरबाइन कनेक्ट कर लो, फ्री की एनर्जी ले लो, इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, दोनों फोर्सेज जो एक्शन रिएक्शन है वो ऐसे लग ही नहीं सकते, ठीक है। यही तो सिखा रहे हैं, पहली पिछली लाइन क्या लिखाई थी, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स अलोंग सेम लाइन, ये डिफरेंट लाइन के लॉन्ग हो गए ना, इसलिए नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो फ्री की एनर्जी मिल जाएगी, जो कि मिलती नहीं है, इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, तो और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वैसे तो मैं 5-6 दिखा देता हूँ, बट अभी मेरे को ध्यान दिमाग में आ नहीं रहा, मेरे ख्याल से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं बचा होगा।
ठीक है, एक फर्जी पॉइंट है। एवरी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नीड नॉट बी एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, पर जरूरी नहीं कि कोई भी दो फोर्स उठा लो जो इक्वल है अपोजिट है, बोलो सर देखो एक्शन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा, हाँ बेटा। देखो एक्चुअली मैंने फोर्सेस अलग अलग टाइप के पढ़ाए नहीं ना आप लोगों को, तो इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी, पर फिर भी समझने की कोशिश करो। मान लो तेरी टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, लेट्स से फिजिक्स की बुक रखी है, फिजिक्स की बुक है जिसका मास m है। तो अर्थ इसको खींचेगा नीचे कि नहीं खींचेगा? अर्थ इसको नीचे खींचेगा mg। तो ये बुक नीचे आना चाहेगी, इसको नीचे आने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? टेबल रोक रहा है। टेबल इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का नाम तो मुझे पता नहीं, मैंने लिख दिया फोर्स F है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये जो टेबल ने जो फोर्स लगाया है F, ये mg के बराबर होगा तभी ना फोर्स बैलेंस होगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है, बट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों? क्योंकि दोनों बुक पे लगे, है ना। इस mg का रिएक्शन क्या होगा? इस बुक पर mg किसने लगाया? अर्थ ने लगाया ना। तो ये बुक अर्थ पे mg फोर्स ऊपर लगाएगी, वो इसका रिएक्शन फोर्स होगा। इस बुक पे ये F फोर्स किसने लगाया? टेबल ने लगाया। तो ये बुक टेबल पे फोर्स F नीचे लगाएगी, वो इसका रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, समझ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ठीक है बेटा। तो देखो मैंने स्लाइड्स भी यहीं तक बनाई थी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में जनरली मैं 2 क्लास ले लेता। इसके आगे की स्लाइड भी नहीं बनी हुई है, और मेरे ख्याल से इस चैप्टर में अब कुछ बचा भी नहीं है मोमेंटम कंजर्वेशन को छोड़ के, है ना। सर्कुलर मोशन है क्या इस चैप्टर में? सर्कुलर मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सर्कुलर मोशन, 2 टॉपिक बच्चे हैं जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, बाकी तो सब कुछ क्लियर है ना इसमें। थर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ को कोई एग्जांपल बता सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल? क्या? वॉकिंग? चलो वॉकिंग, इतना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तक चलेगा आप? कुछ भी एग्जांपल ले लो जहां पर फोर्स लगाते हो, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई भी। सबसे, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं मैं? हम्म, ये है ना, हु इज पुलिंग हुम, बताओ। हम्म, बताओ कौन किसको खींच रहा है? बस, फोर्स हमेशा ईच अदर पे लगता है। ओके, समझ में आई बात? पीपल पुश ईच अदर, पीपल पुल ईच अदर, चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? सेंटेंसेस ऐसे ही पढ़ते हो ना कि फिजिक्स में और इवन इंग्लिश में। अर्थ एंड सन पुल ईच अदर, अर्थ एंड मून पुल ईच अदर, एनी टू मासेस पुल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इतना इतना इतना, न्यूटन अंकल ने बताया है ना। समझ में? तो हमेशा जो फोर्स है वो कैसे लगता है? ईच अदर पे लगता है, ये समझ लेना अंग्रेजी में। इक्वल एंड अपोजिट, ए ने बी पे लगाया तो बी ए पे लगाया, सब अपनी जगह पर है। सिंपल भाषा में क्या है? फोर्स एक्ट ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, अप्लाई फोर्स ऑन, हमेशा क्या आएगा?
ईच अदर। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो अब इसका कोई भी एग्जांपल चुन सकते हो कि नहीं चुन सकते हो? टग ऑफ वॉर में लोग एक दूसरे को खींचते हैं, है ना? हाँ या ना? अच्छा, कुछ भी ऐसे नॉर्मल और भी एग्जांपल दे, अगर आप दीवार पे घूसा मारोगे तो हाथ पे चोट लगती कि नहीं लगती? क्यों लगती? क्योंकि जितना फोर्स आपने दीवार पे लगाया जितना फोर्स आपने दीवार पे लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने आपके हाथ पे वापस लगाया। हाँ, अगर आप दोस्त को स्लैप भी करोगे ना तो भी आपके हाथ पे चोट लगती कि नहीं लगती? ये बात और है कि ये बात और है कि आपके हाथ जो है थोड़े से सख्त हैं, उसके गाल थोड़े से सॉफ्ट है, तो उसको चोट फील ज़्यादा होती है, पर चोट दोनों को लगती बराबर है। यही कहता है न्यूटन अंकल, और यही कहा गांधी जी ने कि भैया कोई अगर आपको पीटे, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, भागने की भी जरूरत नहीं है, खड़े रहो, देखते हैं कितना पीटता है। समझ में आई बात? मतलब उसको, मतलब खड़े रहो का मतलब ये वो ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है ना। सोच के तो गांधी जी ने क्या, वो ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है। लड़ना आसान है, सामने खड़े रहना कि भैया तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो अपना राइट लेकर रहूंगा, वो ज्यादा मुश्किल काम है ना, है कि नहीं है? तो हम और उसी इसलिए, और आप अगर सोचें तो इंडिया के बाद जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज को फ्रीडम मिली है या इंडिया के आसपास, उसमें से रेयरली कोई कंट्री है जिसका सोशली जो इंडिया का जितना मेच्योर है, सोसाइटी जितनी इंडिया के जितनी मेच्योर है। मतलब आप जन बंदूकें चल रही होती हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ सड़क पे बंदूकें मिल रही थी, सब कहानी होती है ना, अलग अलग कंट्रीज को सुनते होगे। ज़्यादातर कंट्रीज जो इंडिया के बाद या इंडिया के आसपास जो आज़ाद हुई हैं उनका यही हाल है कि उनकी पॉलिटिक्स स्टेबल ही नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि उनका कोई भी लीडर ऐसा नहीं था उनको आज़ादी दिलाते वक्त जो बता पाए कि देख, झगड़े से कुछ नहीं होता, ठीक है, झगड़े से कुछ नहीं होता, अपना भागना नहीं, अगर आपको तंग करने आए, कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा करने आए, कोई आपके कंट्री पे कब्जा करने आए, तो भागना नहीं है, पर उसको पीटने की भी जरूरत नहीं, वो ऐसे ही भाग जाएगा। ठीक है, अहिंसा जो है ना बहुत बड़ी चीज़ सिखा के गए थे, जिसकी वजह से इंडिया एज अ कंट्री आज स्टेबल है। बाकी कोई भी कंट्री उठा लो जो इंडिया के बाद आज़ाद हुई है, कोई भी उठा लो, सबकी पॉलिटिकली सबकी हालत ख़राब है। ठीक है बेटा, इसी बात पे टाटा बाय बाय, मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।